हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट करी थी डायग्राम बेस्ड सीरीज, जो कि आपको हर संडे आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मिलने वाले थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, जिससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और उन्हीं डायग्राम से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और कभी कभी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी बना दिए जाते हैं। तो आई होप आप लोग रेडी हो आज के इस डायग्राम बेस्ड सेशन के लिए, एंड आई होप सब लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया होगा। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं विद आवर टुडे सेशन, ताकि हम लोगों का बॉडी फ्लूइड्स का डायग्राम बेस्ड चीज भी पूरी तरह से सॉर्ट हो जाए और आप अपनी नीट की तैयारी में एक स्टेप अहेड पहुंच जाए। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के डायग्राम बेस्ड क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाली। अब जब हम लोगों ने पीवाईक्यू और हम लोगों ने पीवाईक्यूज पावर कर रहे हैं, हमने बॉडी फ्लूइड्स के पीवाईक्यूज भी कर ली है, तो उसमें मैंने आपको बड़े क्लियरली बताया था कि देखो यार, डब्ल्यूबीसीज के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हो या फिर फोटोज के साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेजरली पूछा गया है इनके फंक्शंस, उनका न्यूक्लियस और कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है इन टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। अब सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की, तो ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। व्हाइट इसलिए क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब डब्ल्यूबीसीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कुछ होते हैं ग्रैन्युलोसाइट, जिसमें आपके ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट, जिसमें आपके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अब ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और फिर आपका दूसरे पार्ट में आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब एक एक करके इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे हैं हर रोज शाम को 7 बजे। तो यार देखो, 60 to 65% की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग न्यूट्रोफिल की बात करते हैं, तो पूरे डब्ल्यूबीसीज में से 60 to 65% आपके न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं। यानी कि मोस्ट अबंडेंट कौन है, वो न्यूट्रोफिल है। 3 to 5 लोब्ड इसका न्यूक्लियस होता है और फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस करता है, यानी कि दूसरे सेल्स को एनगल्फ करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो वो है आपके इओसिनोफिल्स, जिनको हम लोग एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं 2 to 3%, रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को, बायलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी में जो एलर्जीज होती है, उसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, ये एसिडोफिल्स या फिर इओसिनोफिल्स करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो वो है आपके बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, 0.5 to 1% इनका टोटल काउंट होता है पूरे डब्ल्यूबीसीज में। यानी कि मोस्ट अबंडेंट आपके न्यूट्रोफिल्स है और लीस्ट अबंडेंट आपके कौन है, बेसोफिल्स होते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, और साथ के साथ बॉडी के अंदर होने वाले इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें, तो 2 to 3 लोब्ड न्यूक्लियस आपको इनमें देखने को मिलेगा। अब अगर आ जाते हैं हम लोग मोनोसाइट्स पे, मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं 6 to 8%। इनका न्यूक्लियस कैसा है, बीन शेप्ड न्यूक्लियस है, किडनी का शेप का न्यूक्लियस है, और ये भी फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, यानी कि एनगल्फ करते हैं आपके फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन सेल्स को। और इनको बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, दे आर ऑल्सो नोन एज स्केवेंजर्स ऑफ ब्लड, है ना। स्केवेंजर जो डेड एंड डीकेइंग, या जो चीज खराब हो गई है, उन सेल्स को खाने वाले कौन है, उन सेल्स को फैगोसाइट करने वाले या एनगल्फ करने वाले कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके मोनोसाइट बेटा जी।
अब अगर हम लोग बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, है ना। अब बी और टी सेल्स आपने कहां पढ़े हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़े हैं, वहां पर भी हम लोग रिवाइज करेंगे क्योंकि उधर तो स्ट्रक्चर्स है। अब ये बी और टी लिम्फोसाइट, आपको ये तो पता चल गया होगा क्या फंक्शन कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी की वो कैपेबिलिटी जो कि आपकी बॉडी को केपेबल बनाती है टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, फॉरेन पार्टिकल से लड़ने की इम्यूनिटी कैपेबिलिटी कौन दे रहा है, वो ये लिम्फोसाइट्स देते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 to 5% प्रेजेंट होते हैं, और इनका न्यूक्लियस कैसा है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एट दी पेरिफेरल, है ना, पेरिफेरल स्पेस में इनका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये आपके प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स आपको पता है क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और इनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बन कहां रहे हैं, बोन मैरो में बन रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स इनको बनाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इस ईसीजी के कर्व से, इस ईसीजी के ग्राफ से बेटा जी बड़े क्वेश्चन आते हैं। ईसीजी बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि आपका ये रिप्रेजेंटेशन है, और मशीन कौन सी यूज होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना। थोड़ा सा इधर उधर है, थोड़ा सा उल्टा करा है, बट कंफ्यूज नहीं होता। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये रिप्रेजेंटेशन है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है जिसके थ्रू हमें ये इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रही है। तो ये इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करूं, है ना, अगर बेटा जी मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करती हूं, तो ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एक कार्डियक साइकिल को, कि आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक कार्डियक साइकिल की, एक कार्डियक साइकिल यानी कि उस 0.8 सेकंड में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से आपके हार्ट में पोलराइजेशन हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, वो आपको कौन रिप्रेजेंट करके बताता है, ये ईसीजी ग्राफ रिप्रेजेंट करके बता रहा है। अब होता क्या है, मान लो अगर कोई पेशेंट है जिसका ईसीजी लिया जा रहा है, तो उसके दोनों रिस्ट पर एक एक लीड लगाई जाएगी, और लेफ्ट एंकल पे एक लीड लगाई जाती है, और बहुत सारी लीड्स लगाई जाती है उसके चेस्ट रीजन पे, ताकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज अच्छे से पता चल सके। अब जो ग्राफ आएगा वो आएगा ऐसा। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा एक पी वेव है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, और एक टी वेव है, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं बेटा जी पी वेव की, पी वेव क्या कर रही है, पी वेव रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कॉन्ट्रैक्शन को, है ना। ये वो वेव है जो कि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो रहा है, कहां पर, एट्रिया के अंदर, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया यहां पर चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया चल रहा है। और आपको पता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें कार्डियक साइकिल के हिसाब से 0.1 सेकेंड की होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। अब जैसे ही 0.1 सेकेंड का ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है बेटा जी, उसके बाद आती है आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जहां पर ये जो क्यू वेव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भैया अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने वाला है। और कार्डियक साइकिल के हिसाब से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड का है, 0.3 सेकंड का होता है। अब इसके बाद 0.3 सेकंड क्या चलने वाला है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलने वाला है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने वाली है। जिस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब दोनों वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो गए हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या आता है, अब 0.4 सेकंड के बाद 0.4 सेकंड तक क्या चलता है, आपका जॉइंट डायस्टोल आता है। अब जॉइंट डायस्टोल आने तक क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो आपकी टी वेव है बेटा जी, इस टाइम पर ये टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका वेंट्रिकल जो कि एक्साइटेड स्टेट पे था वो वापस नॉर्मल स्टेट पे वापस आ गया है। क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वेंट्रिकल एक्साइटेड स्टेट पे था वो फिर से नॉर्मल स्टेट पे वापस आ गया है। और दूसरी चीज, जब ये टी वेव एंड
हो रही है वो मार्क कर रही है एंड ऑफ सिस्टोल, यानी कि यहां पर आपका पूरा सिस्टोल खत्म हो गया है। इस सिस्टोल के बाद आपका डायस्टोल शुरू होता है, और किसका डायस्टोल शुरू होता है? जॉइंट डायस्टोल शुरू होता है। यानी कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पर क्या हो रहा है? इस मोमेंट ऑफ टाइम पर आपका इसके बाद वेंट्रिकल्स और एट्रिया दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? रिलैक्सेशन स्टेज पर जा रहे हैं। अब यहां पर बेटा जी आपके लिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि देखो हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 0.1 सेकेंड के लिए। आपको बताना है कि एट्रियल रिलैक्सेशन कितने टाइम का होता है, एट्रियल रिलैक्स कितने टाइम के लिए करते हैं, और वेंट्रिकल डायस्टोल कितने टाइम का हो रहा है। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन है जो आपको मेरे को बताने हैं। कहां पर? कमेंट बॉक्स में। और मुझे सबके कमेंट चाहिए, मैं देखती हूं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, तो मुझे यहां पर सबके कमेंट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, वो है डबल सर्कुलेशन की। हमारी बॉडी के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट है और वो 4 चेम्बर्ड हार्ट करता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब अगर डबल सर्कुलेशन की बात करें तो उससे पहले हम लोग आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब हम लोग आर्टरीज और वेन्स की बात करते हैं तो आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेके आती है, और वेन्स ऑर्गन से ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाती है। आर्टरीज कैरी करती है प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बेटा जी? एक्सेप्शन है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, है ना। पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और वहीं पर पल्मोनरी वेन्स यूजुअली कैरी करती है इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यहां पर पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है। ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है ना, इसका ल्यूमन नैरो होता है ना, बहुत छोटा सा ल्यूमन नैरो है। अब जब ल्यूमन नैरो है, इसके अंदर की कैविटी बहुत छोटी सी है, तो ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? हाई रहता है। वहीं पर वेन्स का जो ल्यूमन होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा वाइडर होता है, जिसके वजह से वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर कैसा होता है? कम होता है। अब अगर कहाँ कौन प्रेजेंट है, तो आर्टरीज यूजुअली आपको डीप इनटू द बॉडी प्रेजेंट मिलेंगी, और वेन्स आपको सुपरफिशियली प्रेजेंट मिलेंगी, यानी कि बहुत इजीली पता लग जाता है कि कहां पर कौन सी वेन्स है, सुपरफिशियली प्रेजेंट है। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं आर्टरीज की, तो आर्टरीज यूजुअली दे आर रेड इन कलर, और वहीं पर वेन्स होती है ब्लू इन कलर। इसके अलावा आर्टरीज जो होती है उसके अंदर वॉल्स एब्सेंट होते हैं, और वहीं पर वेन्स के अंदर वॉल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब आर्टरीज के अंदर ट्यूनिका मीडिया जो कि लेयर है आपके आर्टरीज की, वो थिकर होती है, और वेन्स में वो होती है थिनर। आर्टरीज आर इलास्टिक एंड कोलैप्सिबल, और वहीं पर जो वेन्स होती है वो नॉन इलास्टिक होती है और कोलैप्सिबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि आपके आर्टरीज और वेन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, तो डबल सर्कुलेशन में देखो क्या हो रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताती हूं। देखो यहां पर है आपकी लंग्स, ठीक है, ये है आपका हार्ट, है ना। ऐसा नहीं होता है बट ऐसा ही मानो। अभी राइट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, और यहां पर प्रेजेंट है आपके टिश्यूज। यहां पर कौन प्रेजेंट है बेटा जी? यहां पर प्रेजेंट है आपके टिश्यूज। अब देखो क्या हो रहा है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। अब देखो क्या हो रहा है। ये जो लंग्स है ना, लंग्स से हमारे पास कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आएगा? लेफ्ट एट्रिया के अंदर आता है। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन लेके आ रहा है? अभी बताया था कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन लेके आ रही है भैया।
ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे ही लेफ्ट एट्रिया के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां पर वॉल्व प्रेजेंट है, आपको पता है कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है। वो जब ओपन होगा तो ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है तो वो पूरी बॉडी में बांटा जाएगा। पूरी बॉडी में कौन सर्कुलेट करा रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराती है आपकी एओर्टा। कौन सर्कुलेट करा रही है, एओर्टा सर्कुलेट करा रही है। और इस एओर्टा के पास क्या है, वॉल्व है। और ये वॉल्व कौन से वॉल्व होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। अब वहीं पर टिश्यूज से कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, क्योंकि टिश्यूज ने ऑक्सीजन यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमने ब्रीदिंग में पढ़ा था कि ज्यादा है, तो टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया के अंदर जाता है। और ये ब्लड लेके कौन जा रहा है, ये ब्लड लेके जा रहा है आपका वेना कावा। ठीक है। अब वेना कावा भी दो तरह के होते हैं, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। सुपीरियर वेना कावा वो वेना कावा है जो आपकी बॉडी के ऊपर वाले टिश्यू से ब्लड लेके जाती है हार्ट तक। इंफीरियर वेना कावा वो वेना कावा है जो आपकी बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से ब्लड लेके जाती है हार्ट तक। ठीक है। अब राइट एट्रिया के पास आपका इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया है। अब जब पहुंच गया है तो ये राइट एट्रिया से कहां आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। कौन से वॉल्व के ओपन होने से आएगा, यहां पर भी एक एवी वॉल्व प्रेजेंट होता है और इस एवी वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। ये वॉल्व के थ्रू अब ब्लड कहां आ गया है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया है। अब ये राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लेके कौन जाएगा, लेके जाएगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी। यही तो एक्सेप्शन था जो अभी पढ़ा था, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, जहां पर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करा जाता है। और फिर ये इस तरह से पूरा प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है आपका डबल सर्कुलेशन का। तो एक यहां पर भी हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। देखो ये आपके एनसीईआरटी डायग्राम है, यहां पर लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन लेके आई। ये पल्मोनरी वेन ने ब्लड कहां डाला, आपके लेफ्ट एट्रिया में डाला। लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज के पास जा गया। कौन लेके गया, आपकी डोर्सल एओर्टा लेके गई। अब टिश्यूज से हमारा कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगी, वेना कावा लेके जाएगी। वेना कावा कहां डालेगी, राइट एट्रिया में ब्लड डालेगी। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स पे के पास जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड कराया जा सके। तो इस तरह से आपकी पूरी डबल सर्कुलेशन चलती है। और ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर डायग्राम्स हैं जो आपके नीट के अंदर पूछे जाते हैं। और मैं पहले ही बता देती हूँ, जिसने पीवाईक्यू सेशन नहीं देखा है जो डेली 7 बजे हो रहा है, उन बच्चों को पता ही नहीं है ना, उन बच्चों ने सेल्फ एनालाइज करा ही नहीं है कि यार किस किस पोर्शन से कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने ये पीवाईक्यू करा था तो उनको एक चीज बड़ी क्लियर हो गई थी कि यार ईसीजी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। और ईसीजी एक ऐसा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जिससे मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। एग्जैक्ट, कभी फंक्शन से रिलेटेड एक तरफ आपकी वेव दे दी गई है और एक तरफ आपके फंक्शन दे दी गए। सिर्फ इसके अलावा किससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, आपके WBC से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और डबल सर्कुलेशन से आते ही आते हैं। तो ये जो 2 टॉपिक मैंने यहां लिखे हैं ना, ये 2 टॉपिक वो टॉपिक हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं। तो अब मैं आपको बोलूंगी कि आज आप ये सेशन देख रहे हो, अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू वाले सेशन नहीं देखे हैं तो आप वो प्लीज देखिए। ठीक है। और आप लोगों को कल शाम को 7 बजे फिर से जुड़ना है और हम लोग करेंगे एनिमल किंगडम के पीवाईक्यू। अब एनिमल किंगडम बेटा जी बोल रही हूं तो आप खुद सोचो कितने सारे क्वेश्चंस हैं, कितने सारे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, क्योंकि हर साल 5
6 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ जुड़िए PYQ पावर के सेशन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। PYQ आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्लास में PYQ सॉल्व कराए जा रहे हैं, यहाँ पर क्लास में डिस्कस करे जा रहे हैं। एक एक PYQ से 4-4 5-5 क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछती हूँ मैं। तो बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग ये PYQ सेशन अटेंड करते हैं तो हम लोग कल मिलते हैं 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं सिस्टोल डायस्टोल से, वो क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड तबीयत का ध्यान रखिए। बाय बच्चों।